Good morning, student. Today we have to discuss a new topic, that is एंजियोस्पर्म. देखिए, इससे पहले हमने एल्गा के बारे में बात की, हमने ब्रायोफाइटा के बारे में, टेट्राफाइटा जो कि एक नॉन फ्लावरिंग एक पूरी अलग कैटेगरी थी क्रिप्टोगैमस में. फेलोगैमस में दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, एक तो जिम्नोस्पर्म था, दूसरा एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड कोट नहीं पाई जाती. एंजियोस्पर्म के साथ में कि कवर्ड सीड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. अब जहां तक रही बात एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म की जो सबसे बड़ी खासियत है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं क्या, फ्लावर. और ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको मेल एंड फीमेल गैमेट डेवलप होते हुए दिखाई देंगे. हालांकि एंजियोस्पर्म की जो डाइवर्सिटी है, या यूं कहिए कि जब आप प्लांट किंगडम में जाते हैं तो आप पाते हैं कि सबसे ज्यादा यदि कोई प्लांट आपको देखने को मिलता है तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही देखने को मिलते हैं. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी आप ये समझ जाइए कि इनका जो रेंज है वो काफी बड़ा है. यानी आप स्मॉलेस्ट और टीनी प्लांट की मैं बात करूं तो वहां से लेकर एग्जांपल के तौर पर वॉल्फिया आपको लॉन्गेस्ट प्लांट तक मिल पाएंगे. लॉन्गेस्ट प्लांट में आप मान लीजिए यूकेलिप्टस. तो आपको स्मॉलेस्ट टीनी प्लांट से लेके लार्जर प्लांट तक देखने को मिलेंगे. तो इनका इस तरीके का हैबिटेट और हर जगह देखने को मिलेंगे. आपको ये डिजर्ट एरियाज में भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट मिलेंगे, आपको ट्रॉपिकल रीजन में भी मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में भी मिलेंगे. यानी ऑल ओवर अर्थ में जो है हर जगह ये इस तरीके के पौधे पाए जाएंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाए जाएंगे. और एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही अभी प्लांट किंगडम की सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन है. यूं कहिए कि हाईएस्ट जो सबसे ऊपर लेवल पे जो सर्वाइव कर रहा है, जिसके पास हर एक एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट है जिससे वो किसी भी मीडियम या किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने की क्षमता रखता है, तो सबसे एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म. जहां तक रही इनके प्रोडक्ट की बात की, क्या क्या प्रोडक्ट हमको देते हैं, तो अभी तक जैसे हम देखते आ रहे हैं कि अलग अलग, चाहे वो एल्गा हो तो कुछ के इकोनॉमिकल यूजेस हैं, कुछ जो है मेडिसिनल पर्पस पे यूज होते हैं. बट यदि आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करो तो फूड प्रोवाइड करता है, उसके बाद फॉडर प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. वुड जिससे अलग अलग फर्नीचर बन सकते हैं, ये भी प्रोवाइड करने का काम करता है. यानी कहने का मतलब है कि ये आप यदि प्रोडक्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहां से मिल रही हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिल रहे हैं. चाहे मेडिसिन की बात हो और भी बहुत सारे अलग अलग फर्नीचर बनने की बात हो, पेपर इंडस्ट्री में हो तो इनका यूज होता है. तो बहुत ज्यादा इनका वर्सेटाइल यूज जो हमको देखने को मिलता है. आगे मेरी बात है. अब यदि इसके बाद हम जाएं इसके हैबिटेट में, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है. हाँ, ये पहले प्लांट हैं जिनको आप रूट, स्टेम और लीफ में क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. एक और स्ट्रक्चर जुड़ जाता है यहाँ के, क्या इनमें फ्लावर भी देखने को मिलता है. ये जितने मैंने कहा कि क्योंकि यही सबसे हाईएस्ट और एडवांस कैटेगरी है प्लांट किंगडम की, तो अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें वेस्कुलर बंडल तो पाया जाता है लेकिन इस चीज की कमी होती है, क्योंकि यही जो वेस्कुलर बंडल इसमें मौजूद है वही हाईएस्ट लेवल पे. इसके बाद जितने भी प्लांट किंगडम के और भी जो जितने सदस्य हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज लैकिंग है, जिसके कारण उनको एंजियोस्पर्म में न रख के किसी और दूसरे ग्रुप में रखा हुआ है. लेकिन एंजियोस्पर्म के जितने भी पौधे हैं उन सब में वो सभी कैरेक्टर और फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक प्लांट किंगडम में होने चाहिए. और सबसे एडवांस कैरेक्टर जो है तो किसमें मौजूद है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मौजूद है. आगे अब हम बात करेंगे इनमें प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरीके की प्रोसेस चलती है. बिफोर मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले देख लेते हैं एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन क्या है. तो एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि नाम से ही एंजियोस्पर्म यानी कि स्पर्म का मतलब सीड होता है, एंजियोस का मतलब कवर्ड होता है. तो ऐसे प्लांट जिनके सीड्स कैसे हैं, कवर्ड. तो यदि कवर्ड है तो यहाँ पर सीड को ही बेसिस मानकर हम क्लासिफाई करते हैं. और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होता है मोनोकोटिलिडन और
डाइकोटिलीडन। दरअसल कोटिलीडन वर्ड जो है वो सीड का वो रिजर्व फूड मटेरियल है जिसको हम कोटिलीडन्स कहते हैं। आपने 9th 10th क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब मोनोकोटिलीडन का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, और कोटिलीडन तो अपने आप में शब्द है कोटिलीडन। तो ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें एक सिंगल कोटिलीडन पाया जाता है वो एंजियोस्पर्म के, उनको किस ग्रुप में रखते हैं? मोनोकोटिलीडन में। और डाई का मतलब ही होता है क्या? टू, और कोटिलीडन। तो ऐसे वो सभी पौधे जिनमें दो कोटिलीडन पाए जाते हैं वो कहलाता है क्या? डाइकोटिलीडन। अब बात आती है साहब ठीक है, मान लिया एंजियोस्पर्मिक पौधे में मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन दो कैटेगरी है, तो क्या कोई भी पौधा देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मोनोकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट है? आंसर है यस। हम कोई भी पौधा देखकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर द प्लांट बिलोंग टू मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। पर अगला सवाल ये आता है कि सर यदि ऐसा है तो उसके सीड चाहिए हो। सीड को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सिंगल कोटिलीडन है तो मोनोकोटिलीडन, दो कोटिलीडन तो डाइकोटिलीडन। पहले एग्जांपल देख लीजिए कि मोनो और डाई कैसे होंगे। आपने राइस देखा होगा। अब आपने यदि धान देखी हो तो धान के ऊपर के जब आप कवर हटाएंगे, सीड को हटाएंगे, तो अंदर जो सीड मिलता है एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं राइस। और राइस कैसा होता है? पैडी जो वो कैसा होता है? मोनोकोटिलीडन होता है। व्हीट भी कैसा होता है? मोनोकोटिलीडन होता है। आप गेहूं देखिए, उसका बीच से पेट जरूर फटा हुआ था लेकिन एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, वो भी कवर होता है। जबकि अगर डाइकोटिलीडन की बात करते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? ग्राम। चने देखें आप, मूंगफली, ग्राउंड में। आप ऐसा समझिए कि किसी भी सीड का छिलका यदि आप ऊपर से उतारें तो उसके दो फलके निकले। आपने यदि चना देखा होगा, भिगो दीजिए उसको, बाजरा भिगो दीजिए, या सॉरी राजमा भिगो दीजिए, चना भिगो दीजिए। सुबेरे जब आप उठेंगे उसके ऊपर का छिलका आप हटाइए, आप पाएंगे कि उसमें दो फलके निकलेंगे, दो कोटिलीडन निकलेंगे। और इसीलिए इस तरीके के पौधों को हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलीडन। तो कोई भी पौधा जिसके सीड दो फलकों में डिवाइड हो जाए वो डाइकोटिलीडन, और जिसका ना हो वो मोनोकोटिलीडन। लेकिन यदि हमें किसी पौधे को देखकर बताना है कि वो मोनोकोट है डाइकोट, तो सबसे पहले उसका सीड चाहिए होगा। पर मान लीजिए पौधा बड़ा छोटा है या पौधे में अभी सीड नहीं आया है, तो फिर क्या तरीका है? फिर कैसे पता लगाएंगे? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमको इंतजार करना पड़ेगा कि 2 साल में वो पौधा पेड़ देता है, फल देता है, तो 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। आंसर इज नो, हमें इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी चीजें जिनके बेसिस पे हम मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन को क्लासिफाई कर सकते हैं। सीड के अलावा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप देख सकते हैं वो है लीफ। लीफ के कॉन्सेप्ट में ये है कि जो भी मोनोकोटिलीडन प्लांट होंगे उनमें आपको लीफ में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी। ये क्या होता है बेटा? पैरेलल वेनेशन होता है। यदि मान लीजिए ये लीफ है तो ये बीच में तो मिडरिप होगी, और मिडरिप के बाद में ये जो वेन्स निकलेंगी ये मिडरिप की सब क्या होंगी? तकरीबन पैरेलल होंगी। इसलिए इस तरीके के वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेरिएशन कहते हैं, जो केवल और केवल किसमें मिलता है? मोनोकोटिलीडन। जबकि अब डाइकोटिलीडन की बात करिए तो यहां पर जो लीफ होती है उसमें रेटिकुलेट वेरिएशन पाया जाता है। अब ये रेटिकुलेट वेरिएशन क्या होता है? रेटिकुलेट वेरिएशन कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ये मिडरिप हो गई, ये मेन एक्सिस हो गई। मेन एक्सिस के बाद जो भी साइड ब्रांचेस निकलती हैं वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं होती, लाइक दिस। तो जब इस तरीके की वेन्स रहती हैं तो ये रेटिकुलेट, हिंदी में कहते हैं जाली का वृत्त शिरा विन्यास, जाली की तरह दिखती है। कभी आपने विद्यालय से निकलते वक्त पीपल के पत्ते यदि देखे हो जो सूख गए हो तो देखा हो तो उसमें केवल वेन्स दिखाई देती है, बाकी पूरा हरा पोर्शन सूख चुका होता है। तो वो इसी तरीके के जाली के नुमा स्ट्रक्चर दिखता है, रेटिकुलेट वेनिएशन दिखता है। तो यदि आपको सीड नहीं मिल रहा तो आप उसकी लीफ देख सकते हैं और लीफ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पैरेलल वेनिएशन वाली है या रेटिकुलेट वेनिएशन वाली। दूसरा लीफ में एक और कैरेक्टरिस्टिक आता है, उसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। इधर कहते हैं ये क्या हो, ये इसकी क्या मीनिंग? आइसोबाइलेटरल, यदि इसको मैं
डिवाइड करूं, आइसो का मतलब होता है सेम, बाई का मतलब होता है बोथ, लैटरल का मतलब होता है सरफेस। ऐसी लीफ जिसकी दोनों सरफेस कैसी हो, सेम हो, उसको हम कहेंगे आइसो बाइलैटरल लीफ। आइसो मीन्स सेम, बाई मीन्स बोथ, दोनों, टू, लैटरल मीन्स सरफेस। तो ऐसी लीफ जिसकी दोनों सरफेस कैसी हो, एक जैसी हो। तो यदि आप ग्रास ले, कोई भी ग्रास, जैसे मैंने कहा राइस है, वीट है, ग्रास है, ग्रास भी क्या है, मोनोकॉटिक। तो ग्रास की पत्ती ले लीजिए आप, उसको ऊपर की तरफ भी छुइए, नीचे की तरफ भी छुइए, आपको एक ही बराबर चिकनापन दिखेगा, तो वो आइसोबाइलैटरल लीफ। जबकि डायकॉटिलेडन जितने भी पौधे हैं इनकी यदि आप लीफ देखेंगे तो ये डॉर्सीवेंट्रल होती है, मतलब एक सरफेस जो है तो इनका डॉर्सल होता है और दूसरा सरफेस इनका कैसा होता है, वेंट्रल होता है। मींस लीफ के दो सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप आम की पत्ती उठा लीजिए, ऊपर की तरफ देखेंगे तो चिकनी होगी और नीचे की तरफ देखेंगे तो खुरदुरी होगी। तो ये पत्ती कैसी होगी, ये डायकॉटिलेडन की निशानी है कि डायकॉटिलेडन में डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है, जबकि मोनोकॉटिलेडन में कैसी होती है, आइसोबाइलैटरल। तो लीफ के मामले में दो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको देखने को मिलते हैं, पैरेलल या रेटिकुलेट वेनेशन और आइसोबाइलैटरल या डॉर्सीवेंट्रल। लीफ के बाद तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है रूट का। मान लीजिए पौधा बहुत छोटा है और बहुत छोटे होने के कारण आपको उसकी लीफ क्लियरली विजुलाइज नहीं हो रही, तब आप रूट पे जा सकते हैं कि रूट कैसा है। तो पैरेलल मोनोकॉटिलेडन में जो रूट होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, जबकि डायकॉटिलेडन में जो रूट होता है वो होता है टैप रूट सिस्टम। आपने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा था टैप रूट। अब ये क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम, ये देख लीजिए। फाइब्रस रूट सिस्टम वो होता है जहां पर ये जो रूट, जैसे मान लिया पौधा हो गया, ये पौधा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ये जहां से रूट बनती है ना वहां से ढेर सारी ब्रांचेस जो है राइजेस होती हैं, उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं उनको, फाइब्रस रूट। जबकि टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में जो एक ऊपर की तरफ स्टेम होगी, नीचे की तरफ जो रूट होती है एक मेन रूट होती है और फिर उससे निकली हुई जो है तो क्या होती है, सब ब्रांचेस होती है। तो ये टैप रूट इसको कहते हैं और फाइब्रस रूट इसको कहते हैं। तो यदि लीफ नहीं देख पा रहे तो आप पौधे को उखाड़ कर देख सकते हो उसमें रूट सिस्टम कैसा है। यदि फाइब्रस है 100% मोनोकॉटिल, टैप है 100% डाइकॉट। तो इजीली आप एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो तरीके का डिवीजन है जो हमको देखने को मिलता है। अब आप देखते हैं एक और चीज है, आपको सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकॉट में मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है ग्रिथ का बढ़ना, जो लेटरल मेसोमेटिक टिश्यू के कारण जो ग्रिथ का बढ़ना, इंटरकलेट के कारण जो ग्रिथ का बढ़ना है लेटरल मेसोमेटिक के कारण, वो देखने को मिलता है। ग्रिथ मतलब जो स्टेम की मोटाई है वो बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल डाइकॉटिलेडन प्लांट में होता है, मोनोकॉटिलेडन प्लांट में नहीं होता। उसके पीछे वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट और कुछ चीजें होती हैं, उस पर भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके थ्रू आप मोनोकॉट और डाइकॉट को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब बात हम करते हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम किसी भी एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं तो हमने पहले कहा जिम्नोस्पर्म की जो क्राइटेरिया थी, सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी फ्री लिविंग स्ट्रक्चर नहीं था, यानी कि वो वहीं पर माइक्रोस्पोरेंजियोफिलस में ही माइक्रोस्पोरेंजिया में ही डेवलप होता था और पोरेंजियन का फॉर्मेशन करता था। यहाँ पे भी कुछ वैसी चीजें हमने पहले ही कह दिया कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा किस पे काम कर रहा है, फ्लावर के ऊपर काम कर रहा है। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसे हम कहेंगे क्या, फ्लावर, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैरी करने का काम करेगा। इस तरीके का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर में टोटल मैक्सिमम 4 पार्ट जो मैक्सिमम पाए जाते हैं वो है कैलेक्स, करोला, एंडोशियम
गाइनोशियम। ये 4 पार्ट है। ये मानकर चलिए कैलेक्स सेल कोरोला सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, मींस ये हेल्प करते हैं फ्लावर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, पर ये डायरेक्टली पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एंडोशियम होता है वो मेल पार्ट होता है, और जो गाइनोशियम होती है वो क्या होती है, फीमेल पार्ट। लेकिन सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने फंक्शन हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। कैलेक्स, कैलेक्स तो क्या है, कैलेक्स का काम क्या है? देखिए कैलेक्स एक्चुअली में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग, यानी इनिशियली जब फ्लावर ग्रो कर रहा होता है और फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो उसको चारों तरफ से कवर करने का काम यही कैलेक्स करता है। यानी कि बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, कैलेक्स का है। तो यदि कैलेक्स ही ना हो तो वो बड कंडीशन में ही फ्लावर खत्म हो जाएगा। तो इनिशिएट या इसी की हेल्प के थ्रू होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, बड को। तब जो है तो फ्लावर बाद में बड से बाहर, जब इस कैलेक्स से बाहर निकलता है तो एक नॉर्मल फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। दूसरा है, देखिए ये मैंने सिंगुलर सेपल्स पेटल्स, इसको सिंगुलरली हम सेपल्स कहते हैं, इसको सिंगुलरली हम पेटल्स कहते हैं। ये स्टेमन, इसको पिस्टल, हमारे पास कलेक्टिवली हम इनको कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ये भी एक सिंगल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि देखिए जब आप कैलेक्स देखेंगे तो ये 4-5 अलग अलग फलिकियों में होता है और वो पूरे फ्लावर को कवर करता है। तो एक सिंगल को हम सेपल करते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म सेपल्स है, और मल्टीसेलुलर या कह दीजिए तो वो कैलेक्स होगा। ऐसे ही कोरोला में आप देखिए फ्लावर में अलग अलग तरीके के कलर्ड पंखुड़ियां पाई जाती हैं। इन पंखुड़ियों को सिमिलरली हम पेटल्स कहते हैं, और प्लूरली हम उनको क्या कहते हैं, कोरोला। तो कोरोला या पेटल्स की यदि मैं बात करूं तो ये पेटल्स जो होती हैं ये कलरफुल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर। अभी कलरफुल स्ट्रक्चर क्यों होता है, ये कलरफुल इसलिए होता है ताकि पौधे का जो भी फ्लावर हो, कलरफुल होने के कारण क्या होता है कि कलरफुल होता है तो जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द कलर। तो कलरफुल होने के कारण, स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्या करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट टुवर्ड फ्लावर। अब बात आती है कि भाई यदि इंसेक्ट फ्लावर की तरफ आ जाएंगे तो उससे कौन सी बड़ी बात होने वाली है। देखिए ये एंजियोस्पर्मी की बड़ी खासियत है कि यहां पर एक वर्ड आता है क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मींस मेल गैमेट का फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। और इस पॉलिनेशन प्रोसेस को कैरीड आउट करने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए इंसेक्ट की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि इतने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर से मेल गैमेट को निकाल कर आप फीमेल गैमेट पे नहीं रख सकते, और ना ही एयर करंट के थ्रू मेल गैमेट जो है तो वो फीमेल गैमेट तक जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट हैवी होते हैं बाय साइज और बाय मास। तो ऐसी कंडीशन में इंसेक्ट को यूज किया जाता है। तो जब इंसेक्ट इन कलर्ड पार्ट को देख के अट्रैक्ट होते हैं, उस फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं, इस दौरान पोलन ग्रेन इन इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाते हैं, और फिर जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर में जाकर जाते हैं तो वहां जाके डस्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाती है। तो ये कलरफुल जो स्ट्रक्चर होता है पेटल्स का, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? लेकिन आप कहोगे साहब कुछ ऐसे भी तो पौधे हैं जिनमें फ्लावर तो है लेकिन वो कलरफुल नहीं। तो आप देख लीजिए जितने फ्लावर जो कलरफुल नहीं हैं या ऐसे फ्लावर जो रात को ग्लो करते हैं, उन फ्लावर्स में यदि कलर अच्छा नहीं है तो उनमें दूसरी अच्छी चीज होगी, वो क्या है, सेंट, फ्रेगनेंस, वो खुशबूदार होंगे। यदि उनमें
चटक कलर रंग नहीं है, कलर नहीं है, व्हाइट कलर के हैं। आप मोगरे के फूल को देखिए, दिखता व्हाइट कलर का है लेकिन खुशबू जबरदस्त होती है। तो वो जो जिनमें बहुत अच्छा कलर नहीं होता उनमें स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो जो काम ये कलरफुल स्ट्रक्चर करता है पेटल्स का इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का, वो यही फ्लावर बिना कलर के भी करते हैं, लेकिन ये अपने साथ क्या रखते हैं, सेंट रखते हैं, फ्रेग्रेंस रखते हैं, स्मेल रखते हैं, जिसके कारण इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये दोनों पार्ट एक्चुअली में है तो एसेसरी पार्ट, लेकिन इनका बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इसके बिना बड कंडीशन में फ्लावर आगे बढ़ नहीं पाएगा और इसके बिना प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगी। भले बाद में फ्लावर मेल और फीमेल बन जाए, गैमेट बन जाए, लेकिन पॉलिनेशन नहीं होगा यदि क्या नहीं मौजूद है, कोरोला नहीं मौजूद है, पेटल्स मौजूद नहीं। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कैलेक्स एंड करोला के बाद दो बड़े स्ट्रक्चर की, एंडोशियम और गाइनोशियम की, जो कि फीमेल और मेल पार्ट। सबसे पहले मेल पार्ट की बात करता हूं। मेल पार्ट की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर एक बनाया है। वो इस तरीके का होता है। दरअसल इसको कहते हैं हम फिलामेंट और इसको कहते हैं एंथर। दरअसल ये एंथर ही कोई स्ट्रक्चर है जहां पे डेवलपमेंट होता है जिसका, पोलन ग्रेन का, और यही वो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट। आ रही मेरी बात? यही पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट। दरअसल ये जो एंथर होता है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को यदि आप बाइसेक्शन करें, बाइफरकेट करें तो कुछ इस तरीके का मिलेगा, लाइक दिस। ये ऐसे बाइफरकेट, और यहां पर ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, इसको भी मैं कट करूं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस तरीके से यहां पर ये जब डेवलप होते हैं, ये सब क्या है, पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन। यदि आप एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होंगे, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन। और यहां पर मौजूद है क्या, ये न्यूक्लियस, यही पोलन ग्रेन है। ये अलग बात है कि बाय नेचर ये पोलन ग्रेन कैसा है, हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि इसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ है। इज इट क्लियर? अब यहां पर ये समझ जाइए कि ये जो एक्साइन लेयर होती है ये एक सब्सटेंस की बनी होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन, और ये ऐसा सब्सटेंस है स्पोरोपोलिन जो अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना जो इस स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट कर सके। और यही कारण है कि कई सालों तक ये पोलन ग्रेन मौजूद रहे। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर स्पोरोपोलिन क्या होता है, अब्सेंट होता है, और जहां पर ये स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है इसी को हम कहते हैं क्या, जर्मपोर। क्या कहते हैं इसको, जर्मपोर कहते हैं। और ये जर्मपोर कहीं ना कहीं हेल्प करता है इस पोलन ग्रेन से इस तरीके से पोलन ट्यूब के बनने में, इसको बनने में, पोलन ट्यूब के बनने, क्योंकि ये पोलन ट्यूब ही होता है जो यहां पर जो गैमेट मौजूद है या यूं कहिए न्यूक्लियाई मौजूद है उसको फीमेल बॉडी तक ले जाने का काम करे। हालांकि पोलन ट्यूब तभी बनेगा जब ये सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होकर कितने न्यूक्लियस बनाएगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। दरअसल ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है यही पोलन ट्यूब को क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है, और जैसे जैसे पोलन ट्यूब बढ़ते जाता है ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस उसके पीछे पीछे चलता हुआ चला जाता है। तो होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में समझ में आ गया। बहुत सारी और भी चीजें, फिलहाल मैं इसको यहीं पर इतना ही रोकने की कोशिश करूंगा। फीमेल पार्ट की यदि मैं बात करूं तो मैंने फीमेल पार्ट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। देखिए फीमेल पार्ट में दरअसल 3 स्ट्रक्चर मिलकर बनते हैं। ये पूरा का पूरा गाइनोशियम है। सिंगुलरली आप कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा,
स्टिल जैसे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कहलाता है स्टिग्मा, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं स्काई, और ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं ओवरी। इसी ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, ओव्यूल, और यही ओव्यूल क्या है, फीमेल। दरअसल वो जो पोलन ग्रेन का रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है उसको इसी ओव्यूल के साथ आपस में आके क्या होना है, फ्यूज होना। स्टिग्मा थोड़ा सा फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, यह इसलिए होता है ताकि जब कोई इंसेक्ट आए तो इसमें आराम से लैंड कर सके, थोड़ा सा फैला होता है, ससेप्टिबल होता है। प्लस स्टिग्मा का एक और खासियत होती है कि स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं, या यूं कहिए कि ड्रॉप किए जाते हैं। ये स्टिग्मा की ड्यूटी होती है कि उन सभी पोलन ग्रेन में से उस पोलन ग्रेन को केवल आगे बढ़ने दे या सरवाइव करने दे जो उसकी अपनी ही प्रजाति का हो। मान लीजिए गुलाब का फूल है, अब उसमें गेंदे का यदि पोलन ग्रेन आ गया तो क्या गेंदे के ही पोलन ट्यूब से वो फर्टिलाइजेशन होगा? आंसर इज नो, क्योंकि गेंदे की अपनी कुछ अलग खासियतें हैं, गुलाब की अपनी अलग खासियत है। तो ये स्टिग्मा का काम होता है कि जो भी पोलन ग्रेन यहाँ लैंड कर रहे हैं उनमें से केवल उसी पोलन ग्रेन के पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन होने दिया जाए जो उसके खुद की ही प्रजाति का हो, किसी दूसरी स्पेसीज का ना हो। ये स्टाइल एक तरीके से एक पैसेज प्रोवाइड कर दी है पोलन ट्यूब को कि वो यहाँ से ग्रोथ करके नीचे की तरफ आ सके, और ओवरी इंक्लोज करके रखती है किसको, ओव्यूल को, फीमेल गैमेट को, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहां तक एक सिंगल ओव्यूल की मैं बात करूं तो जैसे मैंने वहां जिम्नोस्पर्म में आपको न्यूसेलस कहा था, आप उसी स्ट्रक्चर को यहां देखिए। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक। और इस एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ मौजूद होता है एक्चुअली में क्या, न्यूसेलस। दरअसल न्यूसेलस की ही सेल डेवलप होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एक मतलब न्यूसेलस से एक सेल बनती है, और ये सेल में आगे पूरी प्रोसेस चलेगी, और ये सेल कहलाती है पूरी पूरी क्या, एम्ब्रियो सेक। न्यूसेलस के चारों तरफ यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो दो स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, जो बाद में इस ओव्यूल का की जो आउटर कवरिंग है, सीड कोट है, सीड लेयर है, उसको बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का। ये जो गोल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये गोल स्ट्रक्चर इस तरीके से ओवरी के साथ जुड़ा रहता है, इस जिस चीज के साथ ये जुड़ा रहता है इसी को हम कहते हैं फ्यूनिकल। आ रही मेरी बात समझ? ये इंटीग्यूमेंट कहलाता है। ये जो ओपनिंग होती है यही वो ओपनिंग है जहां कौन आके एंट्री लेगा, पोलन ट्यूब एंट्री लेगा, और इस एंट्री को या इस पैसेज को, ये जो यहां पर मौजूद है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइप। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइप। इज इट क्लियर? इतना ही जानिए। तो एम्ब्रियो सेक, उसके चारों तरफ न्यूसेलस, न्यूसेलस से ये एम्ब्रियो सेक डेवलप हुआ है। अब क्योंकि इस एम्ब्रियो सेक में डिवीजन होता है, तो जो पहला डिवीजन होगा वो मियोटिक होगा। तो एक से कितनी सेल बनी? 2 सेल बनी। आरिबा सर, दरअसल मियोटिक सेल डिवीजन में होता क्या है, एक सेल डिवाइड होती है और 4 नई सेल बनी। एक सेल डिवाइड हुई तो 4 नई सेल बनी। चारों की चारों कैसी हैं? हैप्लॉइड है। बट जैसा हमने जिम्नोस्पर्म में देखा वैसा एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। इन 4 में से 3 सेल क्या होंगी? डीजनरेट हो जाएंगे। तो जब ये 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो गई तो बची कितनी? केवल एक सेल बची। बाय नेचर कैसा है? हैप्लॉइड। कैसी है? हैप्लॉइड। और इस हैप्लॉइड सेल में फिर डिवीजन होता है 3 बार। तो 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, और फिर 4 से कितनी सेल बन जाती है? 8 सेल बन जाती है, या यूं कहिए 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक। और ये 8 न्यूक्लियस
इस एम्ब्रियो सेक के अंदर अरेंज होते हैं। कैसे? ऊपर 3 अरेंज हो जाते हैं, बीच में 2 आ जाते हैं और सबसे नीचे भी 3 आ जाते हैं। तो 3 दूनी 6, 7 और 8। तो 8 के 8 जो देखिए, पहला एक डिवीजन हुआ, मतलब मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, तो एक डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में टूट गई, 4 नई सेल बन गई, 4 में से 3 डिजनरेट हो गई। जब 3 डिजनरेट हो गई तो 1 बची। 1 में कंटिन्यूएशन में माइटोटिक डिवीजन चला 3 बार और 8 न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। 8 में से 3 सेल नीचे की तरफ, 3 सेल ऊपर की तरफ और 2 सेल कहां अरेंज हो गई? बीच में। यहां तक कोई डाउट? अब ये जो सेल बनी हुई है, बीच में जो 3 सेल बनी है, यहां और यहां, इन सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल। ये कहलाती हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 2 छोटी छोटी हैं साइड में, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। और ये जो बीच में मौजूद है, यही कहलाती है क्या? एग सेल। यहां तक बात यदि समझ में आ, ये क्या था? फीमेल पार्ट था, फीमेल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट क्योंकि आप जान चुके हैं, तो आसानी से अब हम बात कर लेंगे किसकी? फर्टिलाइजेशन। देखिए, किसी भी प्लांट में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। अब इस फ्लावर वाले स्ट्रक्चर में मान लीजिए यहां पर पोलन ग्रेन आके गिरा, ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। तो जब ये पोलन ग्रेन गिरा और इससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, तो जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो इसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे। एक आगे की तरफ चल रहा होगा जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, और उसके पीछे पीछे एक आ रहा होगा जिसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। दरअसल ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम ही होता है क्या फॉर्म करना? पोलन ट्यूब फॉर्म। ये पोलन ट्यूब फॉर्म करते करते कहां पहुंचेगा? माइक्रोपाइल एंड के पास पहुंचेगा। और जब ये पोलन ट्यूब को फॉर्म करते हुए वेजिटेटिव न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड के पास पहुंचेगा, तो यहां पहुंचने के बाद ये डिजनरेट हो जाएगा। मींस इसका काम खत्म। अब एक बार यहां पर पहुंचा दिया पोलन ट्यूब को। अब पोलन ट्यूब में क्या है? पीछे की तरफ एक न्यूक्लियस मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस माइक्रोपाइल के पास पहुंचता है, ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस 1, न्यूक्लियस 2। कुछ बुक में न्यूक्लियाई 1, न्यूक्लियाई 2 नाम से भी लिखा हुआ है। और ये जो सेल अंदर मौजूद है, ये 8 सेल मौजूद है इसके एम्ब्रियो सेक के अंदर। ये 8 सेल में से जो 2 सिनर्जिड्स की सेल होती हैं, वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करती हैं कि ये वाली बॉल जो है तो डिजनरेट हो जाती है। ऐसा स्ट्रक्चर का ये पोलन ट्यूब आया। ये जो आगे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, ये धीरे धीरे क्या हो गया? डिजनरेट हो गया। और ये जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस था, ये 2 भागों में टूट गया, फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियस। इसके बाद ये जो सिनर्जिड्स थे, इन्होंने अपना केमिकल रिलीज किया जिसके कारण ये दोनों फट गए। अब ये दोनों न्यूक्लियस फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री लेने को तैयार है। तो जब ये फर्स्ट न्यूक्लियस आगे की तरफ जाता है, ये जुड़ता है किसके साथ? एग सेल के साथ। यही है ना एग सेल। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियस इसके साथ जुड़ा। यहां जगह नहीं है, यहां बता देता हूं मैं इस प्रकार।
न्यूक्लियाई एग सेल के साथ जुड़ा, चूंकि ये न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, स्ट्रक्चर क्या बना, जायगोट, जो बाय नेचर कैसा हो गया, 2n हो गया। बाद में यही जायगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। जो दूसरा न्यूक्लियस था, या दूसरा न्यूक्लियाई था, वो आगे की तरफ जाएगा। देखिए ये सिनर्जिस्ट ने क्या था, तो केमिकल का ये पोलन वॉल को और ओव्यूल की वॉल को डिसॉल्व करने में निकल गया। फर्स्ट न्यूक्लियस एक के साथ जुड़ गया तो यह पूरा पोर्शन खत्म। अभी जो सेकेंड न्यूक्लियस जब ऊपर जाएगा तो उसको मिलता है क्या, पोलर न्यूक्लियाई। अब चूंकि पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंड न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड है, लेकिन पोलर न्यूक्लियर है तो हैप्लॉइड, लेकिन चूंकि दो सेल है इसलिए हमने यहां 2nn लिखा हुआ। ये आपस में कंबाइन होंगे, स्ट्रक्चर बनेगा इंडोस्पोम। एंड बाय नेचर कैसा होगा, 3n। दरअसल ये इंडोस्पोम जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग जायगोट या एम्ब्रियो। यानी जो ये जो डेवलप हुआ है, ये बना है, इसको इंडोस्पोम ही क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि डेवलपमेंट और ग्रोथ की प्रोसेस हो सके। तो यहां पर भी आप देखिए, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखें तो इस तरीके, हाँ इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। टैब में भी पढ़ा था आपने, एक ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। होप आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, लेकिन फिलहाल इस साल सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन यदि आपने एल्गा से लेके एंजियोस्पर्म तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अंदर समझ में आ गया होगा। किसी भी प्लांट बॉडी में वो कितने टाइम ड्यूरेशन तक अपने लाइफ का ज्यादातर समय किस स्टेज में गुजारता है, यदि गैमेटोफिटिक स्टेज में गुजारता है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, यदि वो स्पोरोफिटिक फेज में गुजारता है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, और यदि दोनों में आधा आधा गुजारता है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। तो ये है उसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट। तो आज आपका 3rd चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।